हाँ जी स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट डॉक्टर विकास स्काई हाइट्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भाई करते जाओ। तो सेकंड पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको सारी इंट्रोडक्शन बताई थी ज्योमेट्री की, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन से एंगल्स को सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है, किस एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, सम ऑफ दी एंगल्स भी देखे हमने एंगल्स के साथ। तो सारा काम हमने एंगल्स का किया कि एंगल्स को फाइंड कैसे करना है, या हमने किया पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करनी है, पॉलीगन के इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल दोनों को हमने किस तरह से फाइंड करना है। अब जो हम करने लगे हैं, अब मेन ज्योमेट्री की फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटर आ जाएगा, आपकी ट्रायंगल आ जाएगी, आपका स्क्वायर आ जाएगा, आपका रोम्बस आ जाएगा। तो इनके बारे में हम सारी बातचीत करेंगे। तो क्वाड्रिलेटर से स्टार्ट करते हैं भाई। जो फोर साइड्स कंबाइंड हो जाएं, क्लोज्ड फिगर बन जाए हमारी, उसको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। देखो जी, ज्योमेट्री का जो हम ये सेकंड पार्ट हम शुरू करने लगे हैं, तो इसमें सबसे पहले बना रहे हैं बेटा क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर्स, देखो क्वाड्रिलेटर्स की कोई भी रैंडम फिगर बना सकते हैं भाई। जैसे मैंने ये कोई फिगर आपके सामने बना दी है, तो इसका मैंने एक डायगोनल ड्रॉ कर देता हूं। यहां पे बेटा मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। नाम दे दो भाई आप इसका, ए बी सी और डी। ये पॉइंट है कोई ई, और इसका नाम देते हैं हम एफ, पॉइंट का नाम दे देते हैं भाई, कुछ भी है। तो जो बेटा सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल वो हमेशा किसके बराबर होंगे जी, हमारे यहाँ पे 360 डिग्री के बराबर होंगे। इंटीरियर एंगल्स का जोड़ जो सम होगा वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको सर्कल की फॉर्म में भी लेके जाएं। कभी कभी क्वाड्रिलेटर हमारी सर्कल के अंदर रहती है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड इन ए सर्कल, सरकम सेंटर सरकम सब्सक्राइब्ड इन दी सर्कल, यानी कि आपकी क्वाड्रिलेटर सर्कल के अंदर बनी हुई है। तो इसमें याद रखना, जो पैरेलल साइड्स होंगी वो हमेशा आपकी इक्वल होंगी। अगर इस सर्कल के सेंटर से हम कोई भी क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रिलेटर सब्सक्राइब्ड इन द सर्कल, सर्कल के अंदर बनी हुई है, तो हमेशा इसकी जो पैरेलल साइड्स होंगी वो ऑलवेज बराबर होंगी। इसका भी ध्यान रखना। अब इसकी एरिया की बात करें, अगर इसका हमने एरिया निकालना है तो एरिया किस तरीके से निकालेंगे, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है। क्या है? हाफ इंटू डायगोनल AC आगे सम ऑफ दी पैरेलल साइड, यानी कि DE जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की है हमने, DE प्लस BF। बस ये हमारे पास एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटर निकल जाएगा। क्या है? हाफ करना है डायगोनल AC का, और DE जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया है, और ये वाला BF, इसको हम सम कर देंगे, तो यहां से आपका एरिया ऑफ दी क्वाड्रिलेटर निकल जाएगा। क्लियर है जी? अब इसी क्वाड्रिलेटर को आगे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, उसको बोलते हैं हम पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के फॉर्म में चलेंगे। तो पैरेललोग्राम क्या चीज है, हम उसको देखेंगे। जो अपोजिट साइड्स है उसकी पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ये याद रखो। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है भाई, रेक्टेंगल भी एक ये पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये अपोजिट साइड्स हैं, इक्वल और पैरेलल हैं। ऐसे भी बन सकता है पैरेललोग्राम, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने सीधी साइडें ही बनानी है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जो अपोजिट साइड्स हैं वो हमेशा पैरेलल और इक्वल होंगी। पैरेलल साइड्स कभी भी आपस में मिलती नहीं है। तो इसमें जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी हमेशा बराबर होंगे। इसकी प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे भाई वो हमारे आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। दूसरा, सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, उनका सम किसके बराबर होगा भाई? 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। दूसरा, डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर, डायगोनल हमेशा आपस में टकराएंगे, बाइसेक्ट्स ईच अदर। किसी भी तरह का डायगोनल हो सकता है। डायगोनल नीड नॉट टू बी ऑफ इक्वल लेंथ, ये कोई जरूरी नहीं है कि डायगोनल हमारे सेम लेंथ के हों, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। दूसरा, डायगोनल नीड टू बी बाइसेक्ट
एट द वर्टेक्स। ये कोई जरूरी नहीं कि डायगोनल्स हमारे वर्टेक्स के ऊपर ही टकराएं, है ना। वर्टेक्स कहीं से भी, वर्टेक्स वो पॉइंट है जहां से हम पैरेललोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं, कहीं पे भी जाके ये टकरा सकता है। ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर डायगोनल, अगर एक डायगोनल मैं बना रहा हूं ये वाला, तो ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हिस्से में बांट रहा है। ईच डायगोनल, हर डायगोनल उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बना रहा है। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या थी? ये तीन प्रॉपर्टीज थी, या साइड 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 बराबर होंगी, या एंगल एंगल बराबर होंगे, या दो साइड है बेटा एक एंगल, या दो एंगल और एक साइड। ये चारों प्रॉपर्टीज हमारी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। कितनी बार हम कोई भी दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा देते हैं, या साइड साइड, या एंगल एंगल, या साइड एंगल, या एंगल साइड, कोई भी दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं, तीसरी को CPCT के हिसाब से हम मेंशन कर लेते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के नाम पे इसको मेंशन करके बना देते हैं इसमें। तो ये आपकी क्वाड्रिलेटर की है। इसमें आपको क्या करना है, अगर रेक्टेंगल की फॉर्म में है तो भी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया फाइंड करने के लिए एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ हो जाएगा भाई। कितनी बार हमें हाइट गिवन होगी तो हम उस हाइट के हिसाब से इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें कितनी बार पैरेललोग्राम में हमें एंगल फाइंड करने के लिए बोल देता है। ये CUT लेवल के क्वेश्चन में काफ़ी बार आया गया है कि हमें एंगल फाइंड करने के लिए बोल देता है। एंगल फाइंड करो जी क्वाड्रिलेटर का या हमारे पास पैरेललोग्राम का। तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता है भाई प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन थीटा ऑफ द इंक्लाइंड एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मान लीजिए पैरेललोग्राम हम ऐसे बना लेते हैं, एक कोई भी पैरेललोग्राम आप ले सकते हो। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, ये एंगल हमारा थीटा है, ABCD, ये कोई पॉइंट हमने E पॉइंट ले लिया भाई। ये हाइट आप बना लो भाई H है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, AB इंटू AD प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इक्वल्स टू साइन थीटा, नहीं मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई साइन थीटा के हिसाब से। तो हम यहां से भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। क्लियर है जी। अब रेक्टेंगल का सबने पढ़ रखा है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही है। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ L इंटू B हमारे पास रेक्टेंगल है। चारों कॉर्नर्स बेटा 90 डिग्री के, आपस में डायगोनल्स आर इक्वल। वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमने बेसिक्स क्लासेस में भी कर रखी हैं, तो उसी की फॉर्म से हम चलेंगे। लेकिन मेन दिक्कत आती है हमें रोम्बस में। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है रोम्बस। रोम्बस की काइट जैसी शेप होती है भाई, हम इसको काइट की शेप में बनाते हैं। साइड्स तो इसकी इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल्स इसके आपस में बराबर नहीं होते भाई। ABCD अगर रखा तो साइड्स तो ऑल इक्वल, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, साइड्स आर इक्वल। बट डायगोनल्स मीन्स AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC BD के बराबर नहीं होगा रोम्बस के केस में। और इसमें जो एरिया ऑफ रोम्बस आप निकालोगे, एरिया ऑफ रोम्बस वो कैसा निकलेगा, हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू D2 मीन्स हाफ इंटू AC इंटू BD। ये आपका डायगोनल है। किसका डायगोनल है भाई, एरिया ऑफ रोम्बस का। ये फॉर्मूला है हमारे पास। क्लियर है जी। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे आता है हमारे पास इसमें करने के लिए, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सर्कल के बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, काफ़ी कुछ चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं सर्कल में कि सर्कल का सिस्टम है क्या। याद रखो सर्कल हमेशा ऑलवेज
passes through the 3 points, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर्कल always passes through 3 points, 3 पॉइंटों में से ही सर्कल पास होगा, वरना हम उसको सर्कल नहीं बना सकते। ये याद रखना, 3 पॉइंटों में से पास होना सर्कल का बहुत ज़रूरी है। अगर मैं एक्सिस ड्रॉ करके दिखाऊं आपको, ये हमारे पास एक्सिस हो गए। सर्कल हमेशा 2D फिगर होती है भाई, 2 डायमेंशनल फिगर सर्कल। सफियर हमेशा 3D फिगर होती है, 3 डायमेंशनल। अगर मैं बॉल को हाथ में पकड़ लूं तो उसका सेंटर क्या होगा, जहां से उस बॉल को टच किया जाएगा वो उसका सेंटर बन जाएगा। लेकिन सर्कल का सेंटर, जैसे आपके हाथ में कोई प्लेट है तो प्लेट से हम सेंटर इजीली निकाल सकते हैं। तो सर्कल अगर मैं ड्रॉ करता हूं भाई, ये सर्कल एक तो वाई एक्सिस को टच करेगा, एक एक्स एक्सिस को टच करेगा ही करेगा। यहां पे एक पॉइंट पे टच करेगा, एक इस पॉइंट पे टच करेगा, और थर्ड यहां पे कोई पी पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे, उसमें से पास होगा ही होगा। तो एक पॉइंट तो आपके पास पी हो गया, एक हम क्यू लगा लेंगे, एक पी क्यू आर लगा लेंगे, यानी यहाँ पे x, 0, यहाँ पे 0, y, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। पी पॉइंट हमारे पास ये बन जाएगा। तो यहाँ से कोई सेंटर की तरफ से अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन हमारी इसकी ड्रॉ हो जाएगी। इसको ना रेडियस बोल रहा हूँ मैं, ना मैं इसको डायामीटर बोल रहा हूँ। अब उसके बाद इसकी रेडियस और डायामीटर की बात करेंगे। सर्कल की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका एक हमें सेंटर पॉइंट मिलेगा जिसका नाम हम O दे रहे हैं, और चारों तरफ से इसका जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा हर तरफ से। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करूं, ए बी लाइन बोल रहा हूं मैं, ए ओ बी, तो ये क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो क्या बन जाएगा जी, ये हमारे पास डायामीटर ऑफ द सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, तो हम इसको डायमीटर की फॉर्म में लेके चलेंगे। ए बी, यहीं से अगर मैं सी डी ड्रॉ कर दूं तो ये भी सी ओ डी बी क्या है, हमारे पास डायमीटर है सर्कल का। तो ये हो गए डायमीटर। अगर डायमीटर से हाफ कर लें, यानी ए ओ या ओ बी या ओ सी या ओ डी, ये क्या है हमारे पास, रेडियस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल के हमारे पास क्या बन जाएंगे भाई, रेडियस बन जाएंगे। तो रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होता है, तो ये भी हमारे पास चीज निकल आई। यानी अगर आपको रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर दो, आपके पास रेडियस निकल जाएगा। या डायमीटर निकालना है तो डबल ऑफ दी रेडियस कर दो, तो हमारे पास डायमीटर निकल जाएगा। बस सिंपल सी बात है। तीसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सर्कल की, कि सर्कल का अगर किसी भी फिगर के किनारे हों, कॉर्नर्स हों, तब हम उसका पेरीमीटर निकालते हैं। सर्कल में हमेशा हम उसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ सर्कल। उसका फॉर्मूला होता है भाई 2 पाई आर। आर इज द रेडियस एंड पाई 22/7 या 3.14, हम उसके हिसाब से इसकी वैल्यू को लेंगे। तो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा भाई एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जो हमने सर्कल के बारे में ऑलरेडी छोटी क्लासेस में भी देख रखी हैं। अब मेन आता है कुछ लाइनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। सर्कल है भाई, ये कोई लाइन बीच में से निकल गई, लाइन है भाई पी क्यू, इस यहां पे कट किया है वो है ए बी। क्लियर? इस लाइन को क्या बोलेंगे, पी क्यू लाइन को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, पी क्यू लाइन को सीकेंट बोलेंगे, सीकेंट। अगर मैं ए बी को बात करूं तो ए बी मेरी कॉर्ड होती है भाई। क्लियर? सेंटर में से पास नहीं होके जा रही है, ध्यान रखना। अगर लाइन कट करके पूरी जा रही है तो हम उसको सीकेंट लाइन बोलेंगे। ए बी जो हमारा पोर्शन है दैट इज अ कॉर्ड का नाम देंगे हम इसको, कॉर्ड है। अब ए से बी ये वाला एरिया इतना, इस आर्क को ए बी आर्क जो हमारी बनी है इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क।
क्लियर। ए बी जो आर्क बनी है मेरी उसको बोलूंगा मैं माइनर आर्क। और यहां से ए बी अगर ले लूं मैं, ये बड़े वाला यहां से अगर लिया जा रहा है तो इसमें जो ए बी लेंगे हम, ए बी इसका नाम होगा मेजर आर्क। तो उसका नाम दिया जा रहा है मेजर आर्क। ध्यान रखो माइनर आर्क किसको बोल रहा हूं मैं और मेजर आर्क किसकी बात कर रहे हैं। छोटी आर्क माइनर है, बड़ी आर्क मेजर आर्क है। सीकेंड हो गया हमारा पी क्यू और ए बी हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कॉर्ड की फॉर्म में, यानी कि ए बी को हमने कॉर्ड बोलना है, कॉर्ड, और दूसरी लाइन पी क्यू जो सेंटर में से पास होके नहीं जाती। अगर ये लाइन सेंटर में से पास होके चली जाए तो डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये याद रखो, डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। सर्कल की हम लार्जेस्ट कॉर्ड को क्या बोलेंगे, फिर हम उसको डायामीटर की फॉर्म में उसका नाम दे देंगे भाई। क्लियर है। अब देखिए एक और फिगर बनाएंगे जी इसकी। सर्कल हमने बना लिया। अब हमने क्या कहा है कि एक लाइन जो इस सर्कल को कहीं किसी एक पॉइंट से टच करके बाहर से निकल गई, कोई भी एक लाइन सर्कल को टच करके बाहर से निकल गई, इस लाइन को बोलते हैं भाई टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे जी, टेंजेंट लाइन। भाई बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ। वीडियो थोड़ी रुक के जरूर आ रही है तबीयत खराब होने की वजह से, अब काफ़ी इंप्रूवमेंट है तो चलता रहेगा अब कंटिन्यूटी काम। लो जी, इस लाइन को क्या बोलेंगे जी हम, टेंजेंट लाइन। मान लीजिए ये किसी आर पॉइंट पे टकराई, पी क्यू हमारी लाइन होगी। तो जब भी टेंजेंट टूवर्ड्स दी सेंटर जाएगा, जब भी टेंजेंट टूवर्ड्स दी सेंटर जाएगा तो वो हमेशा सेंटर के साथ कौन सा एंगल बनाएगा जी, 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाएगा। ऑलवेज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टूवर्ड्स दी सेंटर। इसको ऑर्थोगोनल भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी हम बोलेंगे। क्लियर। इसको हम ऑर्थोगोनल भी बोलेंगे और परपेंडिकुलर फॉर्म भी बोलेंगे। क्लियर, सिंपल। अब सिंपल है भाई, सेमी सर्कल करना है। सेमी सर्कल का मतलब क्या है, ये अगर सर्कल है, यहां मैंने काट दिया तो भाई ये मेरा आधा सर्कल बन गया। बस यहां से इसको कटिंग कर दो, ये तो ये मेरा बन गया भाई सेमी सर्कल। क्लियर। सेमी सर्कल का मतलब आधा। तो अगर पेरीमीटर में निकाल रहा था सर्कल का, सॉरी सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, तो आधे का क्या बन जाएगा, हाफ से डिवाइड करा देंगे, कट गया। तो पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। अगर एरिया निकालना है, एरिया कितना निकाला था हमने सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आधा सर्कल है। वो आधा सर्कल नीचे से भी हो सकता है भाई, वो आधा सर्कल ऊपर से भी हो सकता है, कहीं से भी आप ले लो। हाफ सर्कल लेना है, हम उसको बोलेंगे भाई सेमी सर्कल। क्लियर है जी। तो ये आपके पास कुछ सर्कल की मेन पॉइंट्स हैं और उसमें कुछ नहीं है। अब करेंगे सेंट्रल एंगल, जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो गई। सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। लो जी, सर्कल ड्रॉ किया, ये सेंटर पॉइंट है, यहां से ये चीज बना ली गई। ये जो एंगल बन रहा है ओ पॉइंट के ऊपर, इसको बोलते हैं जी हम सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। सेंट्रल एंगल ए ओ बी, जो एंगल ड्रॉ किया जा रहा है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास क्या होता है जी, सेंट्रल एंगल। याद रखना जी, सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल। क्लियर। मेजर आर्क माइनर आर्क मैंने आपको बताई दी थी और इसमें कुछ नहीं है। चलो जी, इंटरसेप्ट आर्क देखते हैं अब सर्कल की। इंटरसेप्ट आर्क, अब ये देखो जी, इंटरसेप्ट आर्क, ये है ए बी
सी डी, ये कोई पॉइंट आप पी मान लो भाई। अब इसमें ए बी एक आर्क है और एक सी डी आर्क है, और द टू इंटरसेप्ट आर्क्स ऑफ ए सर्कल, ये दो इंटरसेप्ट आर्क्स हैं, एक ए बी है और एक सी डी है, दो इंटरसेप्ट आर्क्स ऑफ द सर्कल हैं। उसके बाद आता है भाई आपका कोसेंट्रिक सर्कल्स, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे भाई। कॉन्जुगेट सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्कल्स, जिसका भाई सेंटर पॉइंट एक हो उनको हम कोसेंट्रिक सर्कल्स बोलेंगे। यहां पे रेडियस लगा लिया जी R1 और एक रेडियस आप लगा लो भाई इसका यहां से ऐसे, ये लगा लो भाई R2। तो हम जिनका सेंटर पॉइंट सेम हो हम उन सर्कल्स को क्या बोलते हैं जी, कोसेंट्रिक सर्कल्स। बस इसको इसमें याद रखना है। इनका अलग अलग एरिया, कितनी बार ट्रैक का एरिया, सिर्फ ये वाले ट्रैक का एरिया पूछ लेता है तो सारे सर्कल में से छोटे वाला सर्कल का एरिया माइनस कर दो, ठीक है, तो वो ट्रैक का एरिया उस हिसाब से हमारे पास निकल आएगा। अब एक होते हैं जी हमारे पास कॉन्जुगेट सर्कल्स, या कॉन्ग्रेंट कर लो, कॉन्ग्रेंट सर्कल। अब इसमें दो सर्कल्स बनेंगे भाई, जिसका रेडियस R1 और एक सर्कल ये बनेगा जिसका रेडियस R2। दो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे। इसमें बताएंगे कि ये सर्कल्स कैसे हैं। अगर ये सर्कल्स का रेडियस आपस में बराबर हो जाए, R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए, तो हम इसको कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का नाम देंगे। तो ये नाम है हमारे पास कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बहुत इजी है जी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आपकी ये देखो जी, ये है आपकी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। कुछ भी नाम दे सकते हो आप, ए बी सी डी, ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्लियर। ट्रायंगल भी अगर इंस्क्राइब करनी है सर्कल के अंदर तो हम ट्रायंगल भी इंस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसे अगर ट्रायंगल बना दें तो ये ट्रायंगल भी बन सकती है, ये वाली, ठीक है। तो इस हिसाब से ट्रायंगल सब्सक्राइब्ड इन द सर्कल तो हम ट्रायंगल की फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्लियर। इनके फॉर्मूले आएंगे भाई, जो फॉर्मूले हमें इवैल्यूएट करने होंगे उसके हिसाब से हम इसको निकालेंगे। इन सेंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी सर्कल की। सर्कल का अब निकालेंगे हम इन सेंटर। ऐसा करो, एक ट्रायंगल बना लो, ये बात कर रहा हूं भाई मैं इन सेंटर ऑफ ए सर्कल, इन सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसको क्या करना है, ट्रायंगल के अंदर हम सर्कल बनाएंगे भाई। ये आप समझ लीजिए भी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक सर्कल बना हुआ है। इसके सेंटर से जो यहां पे लाइन टकरा रही है, ये लाइनें हमेशा परपेंडिकुलरली एक्ट करेंगी। ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका सेंटर क्या है, यहाँ पे O है, कोई भी नाम दे सकते हो आप यहाँ पे, A B C, और इसका नाम दे दो P Q और ये R नाम दे सकते हो। अब एक चीज देखो कि यहाँ पे ना जो लाइनें ये जा रही हैं हमारे पास, ये लाइन टेंजेंट लाइंस है हमारे पास। कौन सी लाइन टेंजेंट लाइन है, एक तो ये लाइन अगर जाए पूरी लाइन टेंजेंट लाइन है, और एक ये लाइन जाए, ये भी लाइन हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। तो AP और AR, AP और AR, AP इक्वल्स टू AR के बराबर होगा। सिमिलरली ये हमारे पास टेंजेंट लाइन जा रही है तो PB इक्वल्स टू BQ के बराबर होगा, PB इक्वल्स टू BQ के बराबर हो दे जाएगा। अगर ऊपर से चेक करेंगे ऐसे तो ये आपस में बराबर होगा, तो RC इक्वल्स टू CQ के बराबर हो जाएगी। तो ये हमारे पास टेंजेंट लाइंस होती हैं, इसका ध्यान रखना। ये एंगल्स हम भी निकालेंगे और दूसरी प्रॉपर्टीज को भी हम इसमें मेंशन करेंगे। तो ये है हमारी इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल के हिसाब से भी। अगर दो सर्कल्स हैं, यहां से सेंटर से एक ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ की जा रही है, एक ट्रायंगल हमने यहां पे ड्रॉ कर दी है,
कुछ भी नाम दे दो इसका। ये ओ डैश पॉइंट है, ये ओ है, ये पी क्यू, आर और एस लिख दिया हमने। अगर मेरा पी क्यू इक्वल्स टू आर एस के बराबर है तो आर्क पी क्यू भी बराबर होगा आर एस के। ये चीज़ ध्यान में रखना। अगर मेरा पी क्यू आर एस के बराबर है तो मेरी आर्क भी आपस में पी क्यू की इसके इक्वल होंगी। हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा हम मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्टली इसमें ट्रिक लगेगा। ये क्लियर। अगर एक और पॉइंट बनाते हैं हम, अगर सर्कल इस तरह का है और एक ही सर्कल के अंदर कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ की जा रही हैं, कौन सी, एक तो कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ की गई, एक कॉर्ड यहाँ पे ड्रॉ की गई, इसका नाम दे दो आप ए बी, इसका नाम दे दो आप पी क्यू। सेंटर ओ है, एक यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, एक यहाँ पे ज्वाइन करा दिया भाई। लो जी, अब ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे अगर ओ पॉइंट पे है, क्योंकि ये देखो ये रेडियस है भाई, सेंटर से यहाँ तक जुड़ रहा है, यहाँ पे ये वाला रेडियस है। अगर ये रेडियस आपस में बराबर हैं तो ये लाइनें भी हमारी बराबर होंगी, यानी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू के बराबर होता ही होगा, 101% है। और एंगल जो बन रहे हैं आपका ए ओ बी और पी ओ क्यू, ये भी हमेशा इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 ये भी मेरे इक्वल होंगे। दोनों चीज़ें हमारी आपस में बराबर होंगी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की लगाएंगे। अगर दो साइडें हमारी आपस में बराबर हो जाएं तो हम तीसरी साइड को भी आपस में इक्वेट करा के चलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी मेंशन रखना, ध्यान में रखना। क्लियर। उसके बाद आ जाता है ये परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी। मान लो जी सर्कल है आपके पास, सेंटर ओ है, यहाँ से आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ की है जिसका नाम दिया है हमने ए बी करके, और इसका एंगल का बाइसेक्टर यहाँ पे गिर रहा है जो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर ये साइडें जा रही हैं तो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। परपेंडिकुलर हमेशा सामने वाली साइड को बराबर इक्वल हिस्सों में हमेशा डिवाइड करता है। अगर ओ डी परपेंडिकुलर है ए बी के तो ये बात पक्की है कि ए डी हमेशा बी डी के बराबर होगा ही होगा, 101%, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर। तो सर्कल्स के ये कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं भाई। आगे देखिए जी, मान लो कि आपका सर्कल जा रहा है, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, नॉन पैरेलल लाइंस जा रही हैं भाई, ये कोई जरूरी नहीं भी पैरेलल लाइंस ही हो, लेकिन सेंटर से जब भी मैं कोई लाइन यहां पे ड्रॉ करूंगा, सेंटर से जब भी कोई लाइन ड्रॉ होगी तो वो हमेशा इसके साथ 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, हमेशा सेंटर से। याद रखना, यहाँ से 0 पॉइंट से अगर कोई भी एंगल बनाएंगे हम ओ पॉइंट से तो हमेशा वो दूसरी लाइन के अगेंस्ट क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब अगर 90 डिग्री का एंगल बन गया तो इसका नाम दे दो आप ए बी, यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, ये पी क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट आर है, तो ए बी ऑलवेज बराबर इक्वल टू पी क्यू एंड ओ डी इज ऑलवेज इक्वल टू ओ आर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछी गई है इसमें। क्लियर है जी। अब ट्रायंगल के एंगल को देखा जाएगा जी। एक लो जी, एक सर्कल है, अब इसमें हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हैं। सीधा ट्रिक बताऊंगा भाई मैं, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर से फिर हमने एक एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखो ये एंगल अगर थीटा है और ये एंगल हमारे पास 2 थीटा हो जाएगा हमेशा, ये याद रखना। ए बी, ये सेंटर है ओ, ये आ गया सी। हमेशा अगर ऊपर का एंगल थीटा है तो सेंटर के साथ जो एंगल होगा वो हमेशा उसका डबल होगा, डबल ऑफ दैट एंगल होगा, ये याद रखना। ठीक है। दूसरा जी, और छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है सर्कल की, याद रखो। सर्कल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ज़रूर। कई क्वेश्चन इसमें ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के इसमें आते हैं जी इसमें। अब देखो जी, सर्कल अगर बना दिया जाए, वहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दी जाए, डायामीटर ओ
और ए और बी। अब किसी भी पॉइंट पे यहां से टच करके यहां पे लाइन निकल जाए, एक, यहां पे टच करके यहां पे लाइन निकल जाए, दो, यहां से टच करके यहां पे निकल जाए चाहे तीन, कहीं पे भी मिल जाए, तो ये हमेशा एंगल जो बनेंगे 90 डिग्री के एंगल बनेंगे ऑलवेज। ये जितने भी एंगल होंगे, जैसे ये ओ है डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश, कोई भी एंगल है तो ये तीनों एंगल ओ डैश, ओ डबल डैश, ओ ट्रिपल डैश, ये आपस में बराबर हैं और ये एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। यानी एंगल ए ओ डैश बी 90 डिग्री, ए ओ डबल डैश बी 90 डिग्री, ए ओ ट्रिपल डैश बी, ये भी क्या होगा 90 डिग्री का ही एंगल होगा। मुझे उम्मीद अभी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा येलो कलर्स में, लेकिन इसलिए मैंने बोल दिया है कि इसको ध्यान में रखो, ये हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। अब और देखो जी, अब मैंने बोला 90 डिग्री का एंगल बनेगा भाई, तो हम 90 डिग्री के हिसाब से चलते हैं भाई। वैसे ही ओ है, ए है, बी है, एक तो मैं यहां पे ड्रॉ कर दिया, एक हम यहां पे भी ड्रॉ कर देते हैं। लो, अब एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, तो अब ये एंगल भी हमारे इक्वल होंगे और कौन से बनेंगे 90 डिग्री ईच एंगल बनेंगे। तो ये वाला एंगल 1 और एंगल 2 ये भी मेरा हमेशा बराबर होगा। इसमें भी आप चीज को ध्यान में रखो। नेक्स्ट देखो जी, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सर्कल के अंदर कोऑर्डिनेटर। लो जी, सेंटर ये रहा, दिस इज कॉल्ड साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। नाम कुछ भी दे सकते हो आप, ए बी सी और डी, ये हमारे पास साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। तो ये 1 2 3 4 एंगल, यानी अगर मैं नाम लूं इसका एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी, ये 180 होगा भाई। एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए, ये भी हमारा 180 डिग्री होगा। तो इसको इनवर्स थ्योरम ऑफ द सर्कल भी बोला जाता है, इनवर्स थ्योरम ऑफ सर्कल भी बोला जाता है, ध्यान में रखना, इनवर्स थ्योरम ऑफ सर्कल। क्लियर है जी। अब टेंजेंट्स का मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोनों आपस में इक्वल होती हैं। मान लीजिए कोई एक पॉइंट ऐसा है, यहां से टेंजेंट गई, एक यहां से टेंजेंट गई, ये इस पॉइंट किसी पी से निकल रही है टेंजेंट, और सेंटर के साथ, सेंटर ओ के साथ यहां पे और यहां पे ये जा रही है, तो ये तो हमें पक्का पता है कि ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, ये तो 100% पता है। दूसरा, अगर इसका नाम दे दें हम ए बी, तो हमें यह भी पता है कि AO इक्वल टू OB के बराबर होगा। क्यों होगा AO इक्वल टू OB के बराबर? क्यों होगा भाई, क्यों होगा भाई AO इक्वल टू OB के बराबर? क्या है ये? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये भी हमेशा आपस में बराबर होगा। तो हम क्या कहेंगे, PA भी बराबर होगी PB के, PAB ऑलवेज इक्वल्स टू PB, PA इक्वल्स टू PB के बराबर होगी ही होगी। और देखो जी, अब एक बनाते हैं दो फिगर्स। एक फिगर में लो देखो जी, इसको मैं डॉटेड दिखा रहा हूं आपको। नाम देंगे हम इसका, यहाँ पे O है, ये पॉइंट कोई E मान लेते हैं हम, इसको लाइन को A और B नाम दे दिया और इसको C और D नाम दे दिया। ऐसे ही बनाएंगे यहाँ पे फिगर। यहाँ से लाइन गई भाई, किसी एक पॉइंट पे जाके टकराएगी, ठीक है जी, और यहाँ पे हमने इसको डॉटेड बना दिया और एक इसको डॉटेड बना दिया, ठीक है जी। नाम दे दिया इसका भी A B C D, ये बाहर E पे टकरा गई जाके। ध्यान देखना भाई, बड़ा सिंपल काम, कैसी भी फिगर आ जाए आपको इन दोनों में से कोई भी, दोनों के लिए भाई सेम ही रिजल्ट लगेगा। क्या रिजल्ट होगा वो? AE
इंटू बी ई इक्वल्स टू सी ई इंटू डी ई। ये बहुत बार पूछी गई है चीज़ कि इनमें से कोई एक चीज़ गायब कर देते हैं भाई और दूसरी चीज़ को फाइंड करने के लिए बोल देते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, ए ई पूरी लाइन और बी ई ये वाली लाइन, सिमिलरली सी ई पूरी लाइन और एक डी ई ये वाली लाइन, कहीं से भी आप पता कर लो ये लाइनें हम यहाँ पे कोई भी सा भी फिगर बन जाए दोनों में, ये रिजल्ट फिगर 1 और फिगर 2 दोनों के लिए बेटा एप्लीकेबल होगा ही होगा। तो बहुत सिंपल रिजल्ट है ये, इसको हमेशा याद रखना, मेंशन रखना। अब आगे चलते हैं जी, एक और इंपॉर्टेंट, मान लीजिए सर्कल है भाई और एक लाइन यहां से निकल गई और दूसरी लाइन टेंजेंट लाइन की फॉर्म में निकल गई। यहाँ पे टी पॉइंट है, ये आपका पी है, ये ए है और ये बी है, टेंजेंट लाइन यहां से निकल गई। तो याद रखिएगा इसका रिजल्ट पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी का स्केयर होता है। पी ए इक्वल्स टू पी बी इंटू पी टी का स्केयर होगा ये वाली लाइन। ठीक है जी, इसका रिजल्ट आप रिमेंबर रखो कि पी ए और पी बी को आपस में मल्टीप्लाई करवा लो और ये किसके बराबर होगा, पी टी स्केयर के बराबर होगा। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं भाई, इसको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, पूछा जाता है भाई पेपर में ये काफ़ी हद तक। चलो जी अब आगे देखें, इंपॉर्टेंट है कुछ, सर्कल और एक सर्कल यहां से ड्रॉ किया जाए, इनका एक ही जो पॉइंट होगा सेंटर का और इनकी कॉमन टेंजेंट होगी भाई जो इसमें से ड्रॉ होके जा रही है, पी और क्यू कॉमन टेंजेंट है भाई, ये ध्यान में रखना। व्हेन द टू सर्कल टचेस एक्सटर्नली, याद रखना व्हेन द टू सर्कल्स टचेस एक्सटर्नल, बाहर से टच कर रहे हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस, रेडियाई, यानी ए बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। अगर ये पॉइंट हम कोई सेंटर का सी मान ले, ए सी प्लस बी सी, तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला मैंने इवेल्युएट करके बताया अभी आपको, इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखा जाए, इंपॉर्टेंट है जी ये। मान लो सर्कल के अंदर ही सर्कल हो, ये सर्कल है और ये सेंटर पॉइंट ए से एक यहां तक गया है, सी पॉइंट हमने यहां लिया है, अब यहां पे एक और सर्कल बन जाए भाई, ये सर्कल बन गया, इसका जो सेंटर है वो बी पॉइंट आ जाए भाई, इसका सेंटर क्या हो जाए हमारे पास, बी पॉइंट आ जाए। ऐसे ही बाहर से टेंजेंट जो है वो इसको टच करके निकल जाए, वो टेंजेंट हमने बनाई थी भाई पी और क्यू वाली टेंजेंट ड्रॉ की थी भाई, सिंपल। पहले हमने क्या किया, सर्कल का दूसरा पार्ट लिया जो बाहर से एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया, एक्सटर्नल की जगह पे क्या कर दिया, दे टचेज इंटरनली, यहां पे एक्सटर्नल की जगह पे क्या आ गया, इंटरनल आ गया, इंटरनली टच करके जा रहे हैं भाई, टचेज इंटरनली, अगर वो इंटरनली टच कर रहे हैं, देयर सेंटर इज इक्वल टू, अब जो उनका सेंटर है वो इक्वल टू किसके है, सम की जगह पे आप क्या ले लोगे, डिफरेंस, सम की जगह पे क्या आ जाएगा भाई, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, यानी कि इसका फॉर्मूला बन जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पे ड्रॉ कर दिया। चेंजेस देखो, इंटरनल के लिए माइनस हो गया और एक्सटर्नल के लिए हमारे पास प्लस हो जाएगा, और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, बहुत बार एग्जाम्स में इसको यूज किया जाता है, आसानी से ये क्वेश्चंस निकल जाएंगे, कोई हेड एंड फास्ट, कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें आपको। नेक्स्ट देखो जी, आपको अब बना रहे हैं जी एक छोटा सर्कल, एक भाई बड़ा सर्कल।
अब यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ की गई, एक यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ की गई, ये सर्कल यहाँ पे टच कर रहा है भाई। ये पॉइंट है ए बी सी डी, सेंटर ले लो आप x, इसका सेंटर ले लो आप y। अब लेंथ पता करने के लिए बोलेगा वो आपको, कॉमन टेंजेंट की लेंथ पता करने के लिए बोलेगा, लेंथ ऑफ डी सी पता करने के लिए बोल रहा है, या कोई और लेंथ पता करने के लिए बोलेगा, तो हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू, सॉरी माइनस कर देते हैं हम, रेडियस 1 रेडियस 2 उसका भी स्क्वायर, और ये अंडर द रूट। जब इसका क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लगेगा कि हमने क्वेश्चंस क्या करना है। ये जो ए बी और सी डी हैं ये हमारी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं भाई, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर यही सर्कल हमारे इस तरीके से होते और टेंजेंट्स ऐसे जा रही होती, क्रॉस कर रही होती हमारे पास, एक यहाँ पे टच कर रही होती, एक यहाँ पे टच कर रही होगी, तो यहाँ पे जो है डिस्टेंस r1 माइनस r2 है, वहाँ पे बेटा r1 प्लस r2 का स्क्वायर कर लेना बस, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ये आपको गिवन होगा बस, और कुछ नहीं। अगर इसमें ऐसे करके निकल जाए, ये मान लो पी क्यू, ये मान लो आपका ए बी, ये वही सेंटर एक्स, ये वही सेंटर वाई, यहाँ से अगर निकल गया तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना, और किसी फॉर्मूले की आपको मेनली ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो बेसिक थ्योरी है सर्कल की, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा इंपॉर्टेंट, जो पुराने एसएससी के पेपर में आ रखे हैं। जो नई जॉब्स निकल रही हैं उसका भी मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से हैं, क्या क्या लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन है उसको भरने की, क्या एज ग्रुप होना चाहिए उसको भी भर लो भाई। सीटेट पीटेट के कई फॉर्म्स हमारे पास निकल रहे हैं। ठीक है जी, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ।